नमस्कार, मैं शैलेश कृष्ण आप सभी को 74th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा कहा जाता है कि किसी चीज़ की कीमत उसे पाने से पहले और उसे खोने के बाद पता चलती है। मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए अनुमान लगाना भी मुश्किल होगा कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, कितनी कीमती होती है, उसे पाने के लिए कितने संघर्ष और बलिदान की ज़रूरत पड़ती है। आज़ादी की कीमत खुदीराम बोस को पता थी, जिन्हें 18 वर्ष की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया। आज़ादी की कीमत शहीद आजम भगत सिंह को पता थी, जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की खून से सनी हुई मिट्टी पर बैठकर चीख चीख कर रोया था। आज़ादी की कीमत चंद्रशेखर आज़ाद को पता थी, जिन्होंने ब्रिटिश के चंगुल में आने की बजाय अपनी ही गोली पर अपना नाम लिख दिया। अंग्रेज़ों की बेड़ियों को तोड़कर भारत माता को आज़ाद कराने में कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी है, इसे समझने और महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं 2020 का भारत 1947 के भारत से कितना अलग है और इन 73 ईयर्स में हमने क्या कुछ हासिल किया है। 15 अगस्त 1947 को जब भारतीयों ने अपने देश की बागडोर संभाली तो दुनिया के बहुत से आलोचकों ने यह भविष्यवाणी की थी कि जल्द ही भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि भारत में इतना आपसी टकराव है कि 5 भारतीय मिलकर कोई काम नहीं कर सकते। 73 ईयर्स हो गए मगर आज भी हम एक हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा तिरंगा पूरे शान से लहरा रहा है। हमने उन विद्वानों की भविष्यवाणी को गलत साबित किया है। हमारी दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है अपनी डेमोक्रेसी को बचाए रखना। अमेरिका भी अपनी आज़ादी के 150 वर्षों तक अपने सभी नागरिकों को वोटिंग राइट नहीं दे सका था, जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने शुरुआत से ही सभी एडल्ट इंडियन को वोटिंग राइट दे दिया। उस समय भारत के आलोचक कहा करते थे कि जिस देश में 88% लोग सिग्नेचर करना तक नहीं जानते, वे सरकार क्या चुनेंगे। लेकिन उन्हीं निरक्षर भारतीयों ने एक महान डेमोक्रेटिक सिस्टम का इतिहास गढ़ा और अपने संविधान निर्माताओं के विश्वास को सच कर दिखाया। भारत के साथ और भी कई देश आज़ाद हुए थे और उन देशों ने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया था, लेकिन उनकी डेमोक्रेसी टूट कर बिखर गई और हमारी डेमोक्रेसी दिन प्रतिदिन मजबूत होती गई। आज भी अनेक देश में लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब हम ये सब कुछ देखते हैं तब लगता है कि हमारे संविधान निर्माताओं के पास कितनी दूरदर्शिता थी। अब बात करते हैं भूख और गरीबी की। अंग्रेज़ों ने हमें कंगाली की हालत में छोड़ा था। देश की 71% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीने के लिए मजबूर थी। हर समय देश का कोई ना कोई हिस्सा कालग्रस्त रहता था और लाखों लोग भूख से अपनी जान गंवा बैठते थे। देशवासियों का पेट भरने के लिए हमें दूसरे देशों से महंगी कीमतों पर अनाज खरीदना पड़ता था। इस वजह से हमें अपमानित होना पड़ता था और अपने आंतरिक मामलों में ताकतवर देशों का हस्तक्षेप झेलना पड़ता था। लेकिन 2020 का भारत बहुत अलग है। इस बात पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि जो ब्रिटेन हमें गुलाम बनाकर 190 वर्षों तक चूसता रहा, उसे पीछे छोड़कर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। गरीबी 71% से घटकर 21% रह गई है। एग्रीकल्चर में हमारा देश न सिर्फ आत्मनिर्भर हो गया है, बल्कि कई देशों को अनाज, फल और सब्जियों का निर्यात करता है। आज भी हमारे देश में भूख से मौत तो होती है, लेकिन अनाज की कमी से नहीं, बल्कि मिसमैनेजमेंट की वजह से। स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण हज़ारों टन अनाज सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा की उतनी व्यवस्था की थी जिससे कि क्लर्क्स एंड लेबर्स की उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें, क्योंकि साहब के पद को संभालने के लिए गोरे लोग तो थे ही। 1947 के भारत में मात्र 12% देशवासी साक्षर थे, जबकि 2020 के भारत में 80% से अधिक देशवासी साक्षर हैं। 1947 के भारत में मात्र 20 यूनिवर्सिटीज़ थी, जबकि 2020 के भारत में 1000 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ स्थापित हो चुकी हैं और भारत के इंस्टीट्यूशन में पढ़े लिखे लोग दुनिया के टॉप ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सेवा दे रहे हैं। जिस देश को सपेरों का देश का कर मजाक उड़ाया जाता था, आज वही देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिसाल कायम कर रहा है। पूरे यूरोप महाद्वीप की जितनी आबादी नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। अब बात करते हैं स्पेस रिसर्च की। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात किए बगैर 2020 के भारत की कहानी पूरी नहीं हो सकती। जिन दिनों इसरो की स्थापना हुई थी, दुनिया भर में भारत का मजाक बनाया गया कि जो देश अपने लोगों के लिए भरपेट भोजन का जुगाड़ नहीं कर सकता, वे रॉकेट बनाने चला है। मगर इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत के आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में ऑर्बिटर स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इतना ही नहीं, एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करने का बेहतरीन काम केवल भारत कर सका है। इसरो का कॉन्फिडेंस और ट्रैक रिकॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है
कि जल्द ही हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सदियों की गुलामी से निकले देश की मिलिट्री पावर भला क्या हो सकती है। अंग्रेज़ों ने 1947 में विभाजन से अस्त व्यस्त स्थिति को संभालने की शक्ति भी भारत के पास नहीं छोड़ी थी। आज़ादी के बाद भी वर्षों तक शांति प्रिय भारत दुनिया को यह संदेश देता रहा कि बम बारूद बनाने की दौड़ शुरू न की जाए और इस धरती को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन ताकतवर देशों पर हमारी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। हमारे कुछ पड़ोसी देशों ने हमारी शराफत का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तब हमने भी अपनी ताकत बढ़ाने की ठान ली। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है। हमारे पास 5000 किलोमीटर दूर से टारगेट को ध्वस्त करने वाली मिसाइल है। भारत अपने दुश्मन पर जल, थल और आकाश तीनों जगहों से न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। भारत के बहादुर सैनिकों ने न सिर्फ अपने देश की रक्षा की है, बल्कि दुनिया के कई देशों की मदद की है और वहां शांति स्थापित की है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर करीब 150 वर्षों तक अंग्रेज केवल व्यापारी के रूप में काम करते रहे। उन दिनों भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। भारत में बने सामानों की दुनिया में बहुत डिमांड हुआ करती थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन की महारानी का महल भारतीय सामानों से सजा होता था। धीरे धीरे अंग्रेज व्यापारी से शासक बन बैठे और दीमक की तरह लगकर भारत को खोखला करते चले गए। अंग्रेज़ों ने 190 वर्षों के शासन में दुनिया के सबसे अमीर देश की संपत्ति को चूस कर उसे बेहद गरीब देश बना दिया। हमारे देश की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया और हम प्रोड्यूसर की जगह केवल कंज्यूमर बनकर रह गए। 2020 के भारत में बहुत कुछ अलग है। जिस ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उसी बड़ी बड़ी कंपनी को आज भारत की कंपनियां खरीदने लगी हैं। जिन भारतीयों को रेल में फर्स्ट क्लास कोच में सफ़र करने की अनुमति नहीं थी, वही भारतीय आज बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। स्टील को इंडस्ट्री का फाउंडेशन कहा जाता है और कितनी अच्छी बात है कि आज हमारा देश स्टील का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है। अब हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल किया था, तब हमारा देश अक्सर किसी न किसी महामारी की चपेट में होता था। मॉडर्न ट्रीटमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं थी। गांव की बात तो दूर, शहरों में भी हॉस्पिटल नहीं होते थे। 2020 का भारत बहुत अलग है। भारत जेनरिक मेडिसिन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हार्ट सर्जरी जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट का कॉस्ट हमारे देश में डेवलप्ड कंट्रीज़ की तुलना में 1/10 यानी 10वां हिस्सा है। इसी वजह से मेडिकल टूरिज्म में हमारे देश की पॉपुलैरिटी तेज़ी से बढ़ रही है और अनेक देशों से लोग इलाज के लिए भारत आ रहे हैं। फिर भी हमें जश्न मनाने की जगह मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अब तक जहां होना चाहिए था उससे हम बहुत दूर हैं। करीब 25 वर्ष पहले हमारे महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक सपना देखा था। सपना था 2020 तक भारत को डेवलप कंट्री बनाने का, मगर हम बहुत पीछे रह गए। डेवलप्ड होने के लिए पर कैपिटा इनकम पर ईयर $12,000 होनी चाहिए, जबकि हमारे देश पर कैपिटा इनकम पर ईयर मात्र $2,000 है। अगर हमने ईमानदारी से मेहनत किया तो 2030 तक हमारा देश डेफिनेटली डेवलप्ड कंट्री होगा और हमारा तिरंगा अधिक बुलंदी के साथ आसमान में लहराएगा। जय हिंद।